हेलो फ्रेंड्स, आई एम योगिता। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रखा है फॉर बोर्ड एग्जाम, जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसी को कंटिन्यू करते हैं कि अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको डिस्कस करते हैं। स्टेट द मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई के मीनिंग एंड कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने हैं। तो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 to 4 मार्क्स का आ सकता है, साथ साथ तुम्हारा 1 मार्क्स भी यहाँ से कवर हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई एमसीक्यू में पूछ सकता है ना, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है, इससे कंपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, तो वो भी यहाँ से तुम्हारा कवर हो जाएगा। तो देखते भी किस तरीके से इसका हमें आंसर करना है, ताकि हम फुल मार्क्स स्कोर करें, साथ साथ इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। और गाइज, इसके प्रॉपर नोट्स मैं तुम्हें टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो अब तक तुमने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो गाइज, डिस्कस करते हैं भाई किस तरीके से हम इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मनी सप्लाई का मीनिंग बताना है, उसको डिफाइन करना पड़ेगा। मनी सप्लाई होता क्या है? तो मनी सप्लाई की बात करें, मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। तो मनी सप्लाई क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी जो पब्लिक ने हेल्ड कर रखी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में, वो क्या कहलाता है? मनी सप्लाई कहलाती है। अब यहाँ पे एक वर्ड से तुम बता सकते हो कि ये कैसा कंसेप्ट है। यहाँ पे एक वर्ड आया क्या? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम वेरिएबल्स को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। तो मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है। पूछ सकता है तुम्हें 1 मार्क्स में, ठीक है। तो मनी सप्लाई कैसा कंसेप्ट है? स्टॉक कंसेप्ट है, क्योंकि इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं कि जितना भी टोटल वॉल्यूम हेल्ड कर रखा है पब्लिक ने। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है पब्लिक। अब यहाँ पे पब्लिक से मतलब क्या? मनी यूजिंग सेक्टर से, मतलब हम इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। मनी क्रिएटिंग सेक्टर को हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। मनी क्रिएटिंग सेक्टर क्या होता है? हमारे बैंक हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट होगी, उसको हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं। हम पब्लिक को इंक्लूड करते हैं, मनी यूजिंग सेक्टर को इंक्लूड करते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। क्या कंपोनेंट्स हैं मनी सप्लाई के? तो आरबीआई ने कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं जिसके थ्रू हम मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। तो M1, M2, M3, M4 4 तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं M1 की। M1 जो है बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। अगर हम बात करें लिक्विडिटी जो है M1, M2, M3, M4 डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोर लिक्विड क्या होता है? M1 होता है। M1 को हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। ट्रांजैक्शन मनी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस मनी को हम फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस यूज़ करते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है, इसलिए हम इससे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इजीली, तो ट्रांजैक्शन मनी हम इसको बोलते हैं। तो M1 की बात करें तो M1 के कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? M1 में आता है हमारा करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, कि पब्लिक ने जो भी करेंसी, नोट्स, करेंसी, कॉइन्स की बात करें हेल्ड कर रखी है, वो सारे इसमें इंक्लूड होते हैं। अब करेंसी, नोट्स और कॉइन्स की अगर हम बात करें तो इसको हम करेंसी मनी कह सकते हैं, करेंसी मनी कह सकते हैं, फेट मनी कह सकते हैं और लीगल टेंडर मनी कह सकते हैं। फेट मनी या लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने इसको लीगली क्या कर रखा है, एक ऑर्डर दे रखा है कि हम इन करेंसी और कॉइन्स को क्या करेंगे? एज अ मनी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसको करेंसी मनी को क्या बोल सकते हैं? फेट मनी और लीगल टेंडर मनी बोल सकते हैं। देन क्या इंक्लूड होगा? ऐड करेंगे हम इसमें डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, कि कमर्शियल बैंक के पास जितनी भी डिमांड डिपॉजिट कर रखी है पब्लिक ने, वो भी इंक्लूड होती है। अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट का मतलब है कि अकाउंट होल्डर जो है बैंक में, जिन्होंने अकाउंट अपना ओपन करा रखा है, वो कभी भी चेक इशू करके अपने अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो डिमांड डिपॉजिट है, ठीक है। जब वो डिमांड करेंगे बैंक को उनको उनका पैसा देना पड़ेगा, डिमांड डिपॉजिट। अब यहाँ पे हम बात करें, डिमांड डिपॉजिट जो पब्लिक ने कर रखी है वो इंक्लूड होगी। यहाँ पे हम नेट डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करते हैं, मतलब यहाँ पे हम एक्सक्लूड करके चलते हैं जो भी इंटर बैंक डिपॉजिट होती है। इंटर बैंक डिपॉजिट का मतलब क्या है कि एक बैंक जो हेल्ड करता है मनी ऑन द बिहाफ ऑफ अदर बैंक, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि वो पब्लिक से रिलेटेड नहीं है ना। तो पब्लिक की बात करते हैं हम, बेसिकली मनी यूजिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम नेट डिमांड डिपॉजिट लेके चलते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं हम इंटर बैंक डिपॉजिट को। क्लियर हुआ? देन ऐड करेंगे हम अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। आरबीआई के पास भी बहुत सारी डिपॉजिट होती है, वो भी इंक्लूड करेंगे। क्या क्या होती है भाई? करेंसी हेल्ड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक्स, गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया। तो इन सब की जो भी करेंसी हेल्ड कर रखी है आरबीआई ने, वो हमारी आती है अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। यहाँ पे जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, ठीक है, कमर्शियल बैंक का जो डिपॉजिट है आरबीआई के पास, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आ जाएगा हमारा M1।
अब M2 की बात करते हैं हम। M2 में क्या आएगा, M1 तो आएगा, मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक भी आएगा, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स भी आएगा और अदर डिपॉजिट विद RBI भी आएगा। साथ साथ क्या ऐड कर देंगे हम इसमें, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि पोस्ट ऑफिस में जितनी भी सेविंग डिपॉजिट है वो भी इंक्लूड जब हो जाएगी तो M2 कहलाएगा। ठीक है, अब M1 और M2 क्या होते हैं, नैरो कंसेप्ट होते हैं, बट M3 और M4 की बात करें तो थोड़े ब्रॉड कंसेप्ट हो जाते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी मैंने बता दिया कि M1 से M2 M3 M4 जब जाएंगे तो लिक्विडिटी कम होती जा रही है। ठीक है, M3 की बात करते तो M1 तो आएगा, इसमें साथ साथ क्या इंक्लूड करेंगे हम, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, कि पब्लिक ने जितनी भी बैंक के पास क्या कर रखे, नेट टाइम डिपॉजिट कर रखे। मतलब नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या है, FD फिक्स डिपॉजिट, कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या मिलेगा, फिर वो पैसा मिलेगा विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, जो हम FD कराते हैं बेसिकली बैंक के पास, वो हमारी नेट टाइम डिपॉजिट होती है। तो M3 में क्या आ जाएगा, M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। देन M4 में क्या आएगा, M3 मतलब M3 का मतलब M1 भी आएगा और नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक भी आएगा। साथ साथ हम क्या करेंगे, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, कि पोस्ट ऑफिस में जितनी भी टोटल डिपॉजिट सबको इंक्लूड कर देंगे, बट एक चीज एक्सक्लूड करेंगे। क्या एक्सक्लूड करेंगे, NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करके चलेंगे। सो गाइज ये था मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो M1 कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि इसमें हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा भी करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक क्या होता है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है, अदर डिपॉजिट विद RBI में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे। और M2 और M3 और M4 में सिर्फ तुम्हें कंपोनेंट्स को याद करना है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।